नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी भाइयों, माताओं एवं बहनों का भारतीय सर्वधर्म पार्टी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के लाइव प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे भारतीय सर्वधर्म पार्टी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जो जनहित में देश के युवाओं के शिक्षा के लिए, फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा के लिए हमारा संघर्ष जो जारी है, हमारी विचारधारा आप तक पहुंचती रहे। और भारतीय सर्वधर्म पार्टी के गठन का उद्देश्य क्या है, भारतीय सर्वधर्म पार्टी की आगे की रणनीति क्या है, भारतीय सर्वधर्म पार्टी किस प्रकार युवाओं को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा और रोजगार गारंटी योजना दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है, इसकी जानकारी आपको हमारे प्रत्येक वीडियो के माध्यम से हमारे हर संघर्ष की जानकारी आपको होती रहे। इसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना होगा। दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आखिर मुझे एक नई राजनीतिक पार्टी बनानी क्यों पड़ी। तो दोस्तों, सर्वप्रथम तो मैं आपका ध्यान देश और प्रदेश की मौजूदा जमीनी हालात पर डालने की चेष्टा करना चाहूँगा, जिससे आपको समझने में आसानी रहे कि आखिर मुझे एक नई राजनीतिक पार्टी क्यों बनानी पड़ी। दोस्तों, जब आप देख ही रहे हैं हमारे देश में जब हमारा युवा नौकरी मांगता है, नौकरी के लिए कैंडल मार्च निकालता है, अपने अधिकारों की बात के लिए आवाज़ उठाता है, तो उसे क्या मिलता है? सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा उसे लाठियां मिलती है। और इसका ताज़ा उदाहरण आपने देखा ही, 69,000 शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले युवाओं को आज उन पर लाठियों का पहाड़ टूट पड़ा है, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। ये हमारी सरकारों की निरंकुशता का प्रमाण है। और यह पहली सरकार नहीं है जो ऐसा कर रही है, इससे कि पहले की पूर्ववर्ती सरकारों का भी वही रवैया था। और उन्हीं रवैये के विरोध करके यह मौजूदा सरकार 300 साल के बाद सत्ता में आई थी, लेकिन निरंकुशता में यह सरकार भी पिछली सरकारों से जुदा नहीं है। इस बात को आप जानते हैं। दोस्तों, आज हो सकता है हमारा यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए, लेकिन आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप इसे अवश्य देखें, क्योंकि इस पार्टी का मुखिया, पार्टी का संयोजक, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसने इस पार्टी का गठन किया, वह कोई राजनेता नहीं है, उसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, और न ही वह कोई लखपति, करोड़पति, अरबपति है। अर्थात मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं भी एक आप ही की बात, आम नागरिक हूँ, जो रोज कमाने और खाने की जुगत में रहता हूँ कि कैसे आज हमारे परिवार का भरण पोषण होगा। किंतु पिछले 10 वर्षों से मैं यह राजनीति का प्रयास इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने देखा कि हमारे जैसे लोगों को हमें वह अधिकार नहीं मिलता है जो हमारा संविधान हमें बिना किसी भेदभाव के प्रदान करता है। पिछले 10 वर्षों के संघर्ष के दौरान मैंने देखा कि हमारी सभी राजनीतिक पार्टियां, आज तक की सभी सत्ताधारी पार्टियों ने हम आम नागरिकों के कंधों पर बंदूक रख करके सत्ता का सुख तो भोगा, लेकिन जब हमें हमारे अधिकारों की देने की बात आई तो सभी ने पल्ला झाड़ लिया। और यह ना हमसे छिपा है ना आपसे छिपा है। दोस्तों, तो इस लड़ाई में आपके छोटे भाई ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। देश के पूर्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह से होते हुए मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं। इलेक्शन पिटीशन 3/2014 इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच, जिसमें माननीय
पूर्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह, सांसद 35 लखनऊ लोकसभा, जिलाधिकारी लखनऊ व केंद्रीय चुनाव आयोग नई दिल्ली शामिल थे। यहां से भी हमें न्याय नहीं मिला तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की, स्पेशल लीव पिटीशन 15/204/2016, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी हमें आज तक न्याय नहीं मिला। मेरे दोस्तों, मेरा उद्देश्य जो है समाज से भ्रष्टाचार को मिटाना, अन्याय को मिटाना, जातिवाद को मिटाना और देश में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करना। और यह तभी संभव होगा मेरे दोस्तों जब हमारे देश में शिक्षा के स्तर को सुधारा जाए, हर नागरिक के बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा मुहैया कराई जाए, जो कि टेढ़ी खीर है, क्योंकि आज की महंगी होती शिक्षा प्रणाली हमारे आप जैसे परिवारों के लिए दिवा स्वप्न देखने वाली बात होती है। और यह राजनीतिक पार्टियां नहीं चाहती हैं कि हमारे और आपके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर एक नई ऊंचाइयों तक जाएं। इसके लिए आपके छोटे भाई ने पिछले 10 वर्षों से शिक्षा को निःशुल्क करने का बीड़ा उठाया है और संघर्ष कर रहा है। चिकित्सा को निःशुल्क करने का बीड़ा उठाया है, अर्थात देश में कुछ भी फ्री हमें नहीं चाहिए, लेकिन शिक्षा और चिकित्सा पूरी तरह मुफ्त होनी चाहिए। इसके लिए आपके छोटे भाई ने सभी निजी शिक्षण संस्थानों का राष्ट्रीयकरण करने की भी मांग सरकार से की थी, सभी चिकित्सालयों का राष्ट्रीयकरण करने की मांग की थी। बाकी 2 किलो गेहूं, 4 किलो चावल, आयुष्मान कार्ड, सौभाग्य योजना, किसान सम्मान निधि नामक क्षणिक प्रलोभन वाली बातें हमें नहीं चाहिए। क्षणिक प्रलोभन का लालच हमें छोड़ना होगा। मैं इसकी वकालत करता हूं। मैं आपके बच्चों को 100% निःशुल्क गुणवत्तापरक शिक्षा मुहैया कराने की बात करता हूं, क्योंकि यह शिक्षा ही किसी देश के भविष्य को तय करता है, देश के विकास को तय करता है। अगर हमें हमारे देश को विकसित देशों की श्रेणी में लाना है तो हमें अपने युवाओं को 100% गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान कराना होगा, क्योंकि शिक्षा के अभाव में किसी देश का विकास संभव नहीं है। आप देख ही रहे हैं हमारे देश में जो आरक्षण रूपी या महामारी फैली हुई है, जिन पर कोई भी पार्टी बोलने की हिम्मत नहीं करती है। मैं यहाँ आरक्षण की खिलाफत करने की बात नहीं कर रहा हूँ, न आरक्षण का मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। आप हमारे कहने के आशय को गहनता से समझिएगा, इसका गलत उद्देश्य न निकालिएगा। हमारा कहने का मतलब है आरक्षण की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमारे बच्चे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वह गुणवत्तापरक नहीं है। क्योंकि गुणवत्तापरक शिक्षा LPS, DPS, कैथेड्रल, लामार्टिनियर यानी मिशनरीज स्कूल में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, जिनका एक अगर KG में आप एडमिशन कराने बच्चे को जाते हैं इन स्कूलों में, तो उसका पैकेज 1 लाख से 2 लाख 5 लाख रुपए तक आता है। अर्थात यह हमारी पहुंच से, हमारे बस से बाहर की बात है। इसके अभाव में हम प्राइमरी स्कूलों से, जूनियर हाई स्कूलों से, सरकारी विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से हम डिग्रियां हासिल करते हैं, लेकिन उसमें वो गुणवत्ता नहीं होती है, क्योंकि हमारी सरकारों का जो शिक्षा के प्रति संवेदनहीनता है, यह इस बात को दर्शाता है कि जब हमारे कोर्ट ने भी शिक्षा के स्तर को सुधारने की बात करी, बात तो करते हैं हमारी राष्ट्रपति महोदय भी कि हमारे देश की शिक्षा अगर अच्छी होगी तो हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। हमारे प्रदेश की राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल का भी कहना है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर को सुधारा जाना चाहिए। लेकिन जब 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि सभी माननीयों के बच्चे प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालयों में ग्रहण करेंगे, तो न तो उस समय की मौजूदा सपा सरकार ने इस आदेश को लागू किया, न तो हमारे योगी जी महाराज ने इस आदेश को लागू किया, क्योंकि यह खुद नहीं चाहते हैं कि शिक्षा का स्तर सुधरे, सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। RTE एक्ट के कंधे पर बंदूक रख करके यह हमें और आपको गुमराह कर देते हैं।
तो हम गुणवत्तापरक शिक्षा न पाने के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, और जब उत्तीर्ण नहीं होंगे, उनके परसेंटेज को नहीं लाएंगे, तो हम आरक्षण का सहारा लेकर के अपने लिए जीविकोपार्जन का बंदोबस्त करते हैं। अगर वही हमें कैथेड्रल, रामार्टिनियल, एलपीएस, डीपीएस जैसे टॉप क्लास के स्कूलों की सुविधा मिले तो हमें आरक्षण की दरकार ही नहीं होगी। हम भी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा अच्छे से अच्छे नंबरों में उत्तीर्ण करेंगे, अच्छी रैंकिंग लाएंगे, तो आरक्षण की जरूरत हमें वैसे भी नहीं पड़ेगी। तो मेरे दोस्तों, मेरा उद्देश्य ये है कि अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराए, और यह तभी संभव है जब हम शिक्षा को पूरी तरह निःशुल्क करेंगे, अर्थात कैथेड्रल, एलपीएस, डीपीएस, सीएमएस जैसे मशीनरीज और बड़े बड़े हाई फाई स्कूलों में सभी नागरिकों को मुफ्त शिक्षा दिलाने की व्यवस्था कर पाएंगे। तब जाकर के यह सपना हमारा साकार होगा। और जिस दिन हमारा बच्चा अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा पाकर के डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बन जाएगा, उस दिन वह किसी आरक्षण की बैसाखी का सहारा नहीं लेगा। मेरे दोस्तों, जब हम में काबिलियत होगी, टैलेंट होगा आईआईएम और आईआईटी की बच्चों की तरह, तो हम कांस्टेबल की, क्लर्क की नौकरी के लिए 10 लाख 5 लाख रुपए लेकर के आईएएस, आईपीएस, मंत्री, सांसद, विधायकों के आगे उनके सैंडलों के धूल साफ करते हुए नहीं नजर आएंगे। न तो उन्हें रिश्वत के रूप में हम अपने खेतों को, अपने पूर्वजों की वसीयत को बेच करके रिश्वत का लालच उन्हें देंगे, रिश्वत को प्रेरित होंगे। तो ऐसी शिक्षा की हम वकालत करते हैं मेरे दोस्तों, और वो भी एकदम निःशुल्क। और ठीक इसी प्रकार मैं चिकित्सा की भी बात करता हूँ। A to Z चिकित्सा मुफ्त मुहैया करानी होगी, क्योंकि ये शिक्षा और चिकित्सा यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम सब भारत सरकार की तरह, भाजपा सरकार की तरह 5 लाख रुपए के आयुष्मान कार्ड की बात नहीं करते हैं, जो तभी प्रभाव में आएगा जब आपको यह चिकित्सालय एडमिट करेंगे, भर्ती करेंगे, तभी वह एक्टिव होगा। मैं ऐसे क्षणिक प्रलोभन देने वाले वादों की वकालत नहीं करता हूं मेरे दोस्तों। मेरा उद्देश्य है कि हमारे देश का कोई भी नागरिक अगर बीमार होता है तो साधारण बुखार से लेकर के गंभीर से गंभीर बीमारी तक, गंभीर से गंभीर सर्जरी तक A to Z चिकित्सा व्यवस्था गुणवत्तापरक उसे मुहैया कराई जाए, वह भी भारत सरकार के, प्रदेश सरकार के खर्चे पर एकदम निःशुल्क। बाकी हमारी पार्टी किसी प्रकार के प्रलोभन की आपसे वकालत नहीं करती है, वादा नहीं करती है, क्योंकि हम आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए नहीं आए हैं। हम आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने की नीयत से आए हैं, क्योंकि आपका बच्चा बच्चों के भविष्य का जब उज्जवल होगा, आपके बच्चों का भविष्य जब उज्जवल होगा, तो हमारे देश का विकास स्वतः होगा। क्योंकि यह जो युवा पीढ़ी है हमारे देश का भविष्य है, हमारे देश के विकास की वह डोर है जिसका दामन पकड़ करके हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में आएगा और हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु बनेगा। यह मेरा सपना है मेरे दोस्तों। मैं 2 किलो गेहूँ, 4 किलो चावल, आयुष्मान कार्ड, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि, वजीफे की वकालत नहीं करता हूँ। मैं आपको पंगु बनाने के लिए नहीं आया हूँ। हमारी पार्टी का उद्देश्य, नियत शीशे की तरह साफ है कि शिक्षा और चिकित्सा, और जिस दिन शिक्षा और चिकित्सा आपको गुणवत्तापरक मिल गई रोजगार की, तो आपको रोजगार के लिए लाठियां खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जब अपने आप में काबिल होंगे, टैलेंटेड होंगे, तो रोजगार के स्वतः रास्ते आप अपने खुद तलाशेंगे। आप खुद नहीं कहेंगे मैं कांस्टेबल की भर्ती के लिए 5 लाख रुपए दूंगा या लाठियां खाऊंगा भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की या अन्य राज्यों की सरकार की। तो मैं आपके बच्चों को इस प्रकार काबिल बनाना चाहता हूं। दोस्तों, मुझे पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, मैं यहां पे आता हूं। मेरे भाइयों, ये तो मेरा उद्देश्य है जो मैंने आपको बताया। अगर आपको लगता है कि हाँ, इस पार्टी का उद्देश्य जो वाकई देश हित में है, जनहित में है, हमारे बच्चों के हित में है, हमारे आने वाली पीढ़ी के हित में है,
तो आप हमारा साथ दें, क्योंकि मैंने पहले ही कहा मैं कोई लखपति करोड़पति राजनेता बैकग्राउंड वाला नहीं हूँ, मैं भी आप ही के भाग हूँ। बस मैंने एक नया इतिहास लिखने का बीड़ा उठाया है, एक नया इतिहास लिखने के लिए इस पार्टी का गठन किया है। पिछले 10 वर्षों से संघर्ष कर रहा हूँ अकेले के दम पर, और आज पार्टी के रूप में हमें आपका साथ चाहिए। तब अगर आपको लगे कि हाँ मेरी नीयत, हमारा उद्देश्य, हमारी विचारधारा सिर्फ और सिर्फ देश हित में है, तब आप हमारा साथ दें। मैं सांप्रदायिकता की राजनीति की बात नहीं करने आया हूँ, मैं मानवता की राजनीति की बात करने आया हूँ, मैं देश हित की बात करना आया हूँ, मैं आपके बच्चों के भविष्य की बात करने आया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने बताया पिछले 10 वर्षों से मैं अन्याय, भ्रष्टाचार व जातवाद की राजनीति को समाप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा हूं, तन मन धन से प्रयासरत हूं मेरे दोस्तों। और इन 10 वर्षों के संघर्ष के दौरान मैंने ऐसी ऐसी कठिनाइयों को झेला है जिसे मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा अन्य कोई भाई झेले। और इन 10 वर्षों के संघर्ष के दौरान मेरे दोस्तों, मुझे अपने प्रदेशवासियों का, अपने क्षेत्रवासियों का, आप जैसे भाइयों का, आप जैसे शुभचिंतकों का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिला। मेरे दोस्तों, इसी आशीर्वाद को देखते हुए मैंने देश के उन युवाओं को, उन नागरिकों को जिनमें राजनीति में आकर के देश की गंदी राजनीति को साफ करने का, देश की सेवा करने का जज्बा कूट कूट कर भरा है, उनके लिए एक मंच के गठन का, एक प्लेटफार्म के बनाने का उद्देश्य लेकर के इस पार्टी का गठन किया। क्योंकि ऐसे युवाओं को कोई भी राजनीतिक पार्टी टिकट नहीं देती है, क्योंकि आज की राजनीतिक पार्टियां उन्हीं को तरजीह देती हैं जो अरबपति करोड़पति हों, जिनके पास लाखों की भीड़ जुटाने की क्षमता हो, जिनके एक इशारे पर, जिनके काफिले में 50 गाड़ियों का काफिला हो। ये ऐसे लोगों को यह राजनीतिक पार्टियां टिकट देती हैं, और ऐसा संसाधन उन्हीं के पास होता है जो अरबपति करोड़पति होंगे, जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड होगा। तो हम और आप जैसे युवा जिनमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी है, कुछ नया कर गुजरने का जोश है, लेकिन उचित प्लेटफार्म न मिलने के कारण हमारा वह जोश, हमारा वह प्रतिभा, हमारा वह टैलेंट दब के रह जाता है, उसे खुला आसमान नहीं मिल सकता है मेरे दोस्तों। तो मैं ऐसे युवाओं को खुला आसमान देने के लिए इस भारतीय संविधान पार्टी का गठन किया है मेरे दोस्तों। ऐसे युवा जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं किंतु उन्हें उचित प्लेटफार्म नहीं मिलता है, तो ऐसे युवाओं के लिए यह भारतीय सर्वधर्म पार्टी अस्तित्व में आई है। भारतीय सर्वधर्म पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से मैं संजय सिंह राणा ऐसे युवाओं का आह्वान करता हूं, आप आगे आए और भारतीय सर्वधर्म पार्टी के टिकट पर इस 2022 के विधानसभा चुनाव में एक नया इतिहास रच करके हिंदुस्तान की राजनीति को स्वच्छ बनाने का अपना सपना साकार करें मेरे दोस्तों। और आज का युवा राजनीति में सिर्फ और सिर्फ इसीलिए नहीं आ पाता है, और ये 75 वर्षों से हमारी राजनीति गंदी से गंदी होती चली जा रही है। क्योंकि आपने देखा ही, जब तक इस बीजेपी में अटल जी का राज था, तब तक वैमनस्यता की राजनीति नहीं होती थी। चुनाव प्रचारों में मर्यादित शब्दों का प्रयोग होता था, विपक्ष को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। आपको याद होगा, हमारी जब उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी तो विपक्ष में हमारे अटल जी थे, और अटल जी को उस समय की मौजूदा सरकार ने भारत वर्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिए अमेरिका भेजा था। लेकिन आज की हमारी सरकारें विपक्ष से सर्वदलीय बैठक तक नहीं करती हैं, उनसे सलाह मशवरा की तो बात ही छोड़ दीजिए। अर्थात आज की हमारी जो सरकार बन रही है वह पूरी तरह निरंकुश हो रही है मेरे दोस्तों। तो मैं जिस बात को कह रहा था, मुद्दे से भटकना नहीं चाहता हूं कि तो मैं कह रहा था कि ऐसी राजनीति, आज की राजनीतिक पार्टियां हमारे और आपके अंदर कूट कूट को भरी हुई उस देशभक्ति को नहीं देखती हैं, हमारे जज्बे को नहीं देखती हैं। वह सिर्फ दांव खेलती हैं जिताऊ और टिकाऊ
कैंडिडेट पर, चाहे वह जनहित में चेहरा हो या ना हो, बस वो करोड़ों रुपए खर्च करके साम दाम दंड भेद अपना करके चुनाव जीत जाए और पार्टी के इशारों पर कठपुतली बनकर काम करे। यही हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा भारतवर्ष अब तक सोने की चिड़िया बन गया होता मेरे दोस्तों। किंतु अफसोस ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आज की सभी पार्टियां धन बल को तवज्जो देती हैं, बाहुबल को तवज्जो देती हैं। आज की सभी पार्टियां भाई भतीजे बात को तवज्जो देती हैं। आज की सारी पार्टियां भ्रष्टाचार में लिप्त हैं मेरे दोस्तों। आज की सारी पार्टियां जनता के उन जनहित मुद्दों से विमुख हो चुकी हैं जो हमारा भारत का संविधान हमारे देश के हर नागरिक को ससम्मान बिना किसी भेदभाव के प्रदान करता है। हमारे देश को आज़ाद हुए मेरे दोस्तों 75 वर्ष लगभग व्यतीत हो चुके हैं। इन 75 वर्षों में के दौरान सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने फायदे के अनुरूप हमारे देश के संविधान में 100 से ज़्यादा संशोधन कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक चुके हैं। किंतु जनहित का मुद्दा जब आता है वहां एक खामोश हो जाते हैं और आगे भी सेक रहे हैं मेरे दोस्तों, और अपने पराये का अनुसरण करते हुए उन्हें राजनीतिक लाभ देते चले आ रहे हैं। आप देख ही रहे टीईटी का पेपर लीक हुआ है, उसमें बिहार के बीजेपी विधायक के भाई का नाम आया है, उस पर हमारी पार्टियां खामोश है, हमारी सत्ताधारी पार्टी खामोश है, क्योंकि इसमें बीजेपी विधायक के भाई का नाम है, अर्थात उनकी पार्टी का नाम है। तो इस पर वो एक्शन कैसे ले सकती हैं? आपने देखा लखीमपुर कांड में 8-10 किसानों को रौंद करके मार डाला जाता है, लेकिन फिर भी हमारी सत्ताधारी पार्टी ने आरोपी के पिता को कैबिनेट से नहीं निकाला। आज भी वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बना हुआ है। तो ये है अपने पराये की राजनीति। और आम जन पर तरह तरह के टैक्स कानून लादते चले आ रहे हैं, जिसका खामियाजा हमारा आज का नागरिक महंगाई, अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार के रूप में झेल रहा है। सबसे दुख की बात, हमारे संविधान ने जिस विपक्ष को सत्ता पक्ष पर अंकुश लगाने के लिए अस्तित्व में लाया, वह विपक्ष मौन बना हुआ है। सत्ता में रहते हुए अपनी कारगुजारियों के डर के कारण आज भीगी बिल्ली बनकर के सत्ता पक्ष के आगे घुटने टेके बैठा हुआ है, जिसे जनता के फैसलों हित में सरकार की तानाशाही का विरोध करना चाहिए। वह विपक्ष आज खामोश है। जब विपक्ष हमारा खामोश है तो आप सोच सकते हैं आपके जनहित के मुद्दों को कौन उठाएगा, क्योंकि विपक्ष की कठपुतली बन चुका है विपक्ष सत्ता पक्ष की, क्योंकि अपने सत्ता पक्ष के दौरान अन्याय, भ्रष्टाचार इनके द्वारा इतना किया गया, जो आज की सरकार उनके उस डुबती रस को पकड़ के सीबीआई नामक हंटर से उन्हें हाँक रही है, उन्हें काबू में किए हुए है। मेरे दोस्तों, भ्रष्टाचार, अन्याय व कमजोर होते लोकतंत्र का सबसे ज्यादा खामियाजा हमारी जनता उठा रही है। हमारा युवा बेरोजगार होता चला जा रहा है। सरकार को इस पर जरा भी चिंता नहीं है। सरकारी संस्थानों का निजीकरण सरकार कर रही है और जनता पर महंगाई का बोझ लादती चली जा रही है। विपक्ष इस पर भी खामोश है। हमारा नौजवान अच्छी शिक्षा से वंचित होता चला जा रहा है। हमारा नौजवान अच्छी शिक्षा से वंचित होता चला जा रहा है। हमारा नौजवान कुपोषण का शिकार होता चला जा रहा है। हम प्राइवेट शिक्षण संस्थान हमारे और आपके खून पसीने की कमाई को निचोड़ रहे हैं। इस पर सरकार सब कुछ जानते बूझते हुए भी आंख पर पट्टी बांध करके खामोश है। मेरे दोस्तों, सरकारी खजानों को लूट करके भगोड़े फरार देश छोड़कर भागने में कामयाब हुए और हमारी सरकार कानूनी कार्रवाई का हमें दिलासा दिला करके हमें गुमराह करने की चेष्टा कर रही है। आखिर कब तक हम गुमराह होंगे? यही अगर हम में और आप में से कोई 1,50,000 रुपए भी बैंकों से लोन लेता है और उसे अदा नहीं कर पाता है, चाहे वह किसान का ट्रैक्टर के रूप में ही क्यों न हो, तो उसके घरों की कुर्की जारी हो जाती है, आरसी जारी हो जाती है, कुर्की बैंक करने तक को उधारी होते हैं, जिसके कारण डर के कारण आत्मसम्मान
के कारण हमारा किसान, हमारा आमजन आत्महत्या तक कर लेता है। यदि जल्द ही इनका निराकरण नहीं किया गया मेरे दोस्तों, तो वह दिन दूर नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ी का और भी दयनीय हालात, हमारी आने वाली पीढ़ी और भी दयनीय हालातों का सामना करेगी मेरे दोस्तों। इन्हीं सब कठिनाइयों को निराकरण हेतु आपके छोटे भाई ने भारतीय सर्वधर्म पार्टी का गठन किया है और इस पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए आपसे बार बार आह्वान करता चला आ रहा हूँ, बार बार आह्वान करता चला आ रहा हूँ कि देश हित में आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें मेरे दोस्तों, निर्वहन करें। आप समाज में व्याप्त इन बुराइयों को जड़ से समाप्त करने के लिए भारतीय सर्वधर्म पार्टी नामक मंच का सहारा लेकर के, प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर के 2022 के चुनाव में अपने क्षेत्र से विधायक बन करके देश हित में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें मेरे दोस्तों, और देश को विश्वगुरु बनाने में हमारा साथ दें मेरे दोस्तों। भारतीय सर्वधर्म पार्टी आपसे आह्वान करती है कि आप भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, देश को मुफ्त शिक्षा दिलाने के लिए, मुफ्त चिकित्सा दिलाने के लिए, भारतवर्ष को विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए, भारतवर्ष को विश्वगुरु बनाने के लिए, भारतवर्ष से सांप्रदायिकता का नामो निशान मिटाने के लिए हमारे हर बच्चे को गुणवत्तापरक शिक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि सभी बुराइयों की जड़ हमारी अशिक्षा है, हमारी निरक्षरता है। यही कारण है कि हम किसी के बहकावे में आकर के मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर मानवता को भूल करके सांप्रदायिकता का माहौल खराब करते हैं और आपसी प्रेम और सौहार्द को बिगाड़ने की चेष्टा करते हैं। जबकि चाहे कोई भी धर्म हो, सभी ने मानवता को सर्वोपरि माना है। हमारी सनातन परंपरा ही रही है, हमारा नारा भी है। आप कहीं जाते होंगे किसी कार्यक्रम में, किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में, तो आप सुनते ही होंगे, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अर्थात हमारी सनातन परंपरा, हमारी भारतीय संस्कृति हमें यह नहीं सिखाती कि सिर्फ हिंदू, सिर्फ मुसलमान, सिर्फ ईसाई या सिर्फ अपने घर का कल्याण हो। वो कहती विश्व का कल्याण हो, अधर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हिंदू में सद्भावना न हो, मुसलमान में सद्भावना की बात केवल नहीं करती है, वो बात सभी प्राणियों में, मानव, पशु, पक्षी, जितने भी प्राणी हैं, सभी में, सभी के लिए हमारे दिलों में दया का भाव हो, सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। सिर्फ भारतवर्ष का की बात नहीं कर रहा, पूरे विश्व की बात करता हमारी भारतीय संस्कृति। तो ऐसे परिवेश में, ऐसे महान देश में हम रह रहे हैं और जरा जरा सी बातों को लेकर सांप्रदायिकता के भेंट चढ़ जाते हैं। मुट्ठी भर चंद भ्रष्ट राजनीतिज्ञों की कुटिल मानसिकता के आगे हम शिकार हो जाते हैं। तो इसके लिए हमारे बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा मुहैया कराना अति आवश्यक है। मेरे दोस्तों, हमारी पार्टी का उद्देश्य है देश के हर नागरिक के लिए निःशुल्क गुणवत्तापरक चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराना, सभी विभागों में शिक्षण चार्टर को लागू कराना, उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता कानून को सख्त बनाना, हर बेरोजगार वोटर को निर्धारित पेंशन दिलाना। मेरे दोस्तों, और सबसे खास बात, जब तक हमारा युवा साक्षर नहीं होगा तब तक हमारा कोई सपना साकार नहीं होगा। इसमें समय लगेगा और यह ऐसा डगर है मेरे दोस्तों जो इतना आसान नहीं है। इसमें यही सत्ताधारी पार्टियां या राजनीतिक पार्टियां रुकावट बन करके हमारे आगे खड़ी होंगी। वह हिमालय पहाड़ की तरह डटकर हमें रोकने की चेष्टा करेंगी, लेकिन हमें अपने इस जनहित के सुनामी से, भारतीय सर्वधर्म पार्टी नामक सुनामी से, सभी रुकावटों को अपनी ठोकरों से पार पाना है मेरे दोस्तों, क्योंकि यह भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य का बात है।
और दोस्तों, मैं नहीं जानता यह सब कैसे होगा, लेकिन होगा अवश्य, यह मेरा विश्वास है। मेरा अहंकार नहीं मेरे दोस्तों, यह मेरा विश्वास है। क्योंकि मैं नहीं जानता था कि मैं राजनीति में आऊँगा, लेकिन मैं राजनीति में आया मेरे दोस्तों, राजनीति में आया। मैं नहीं जानता था मैं राजनाथ सिंह केंद्रीय गृह मंत्री जैसे, मतलब देश के दूसरे सबसे पावरफुल शख्सियत से इतनी लंबी लड़ाई लड़ूंगा या लड़ पाऊंगा, और लड़के भी सम्मान पूर्वक आपके साथ रहूंगा, के समक्ष रहूंगा। लेकिन मैंने लड़ा, 2014 से मैं लड़ रहा हूं, और इलाहाबाद हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा मेरे दोस्तों, लेकिन लड़ा। मैं नहीं जानता था मेरे दोस्तों कि मैं 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैंने 2017 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा मेरे दोस्तों। और आपका प्यारी आशीर्वाद है कि निर्दलीय कैंडिडेट होते हुए भी मात्र 88,000 रुपये खर्च करके चौथी पोजीशन में आया, राष्ट्रीय पार्टियों के श्रेणी में आया मेरे दोस्तों। यह आपका प्यार और विश्वास का था, यह मेरा अहंकार नहीं, मेरा विश्वास था मेरे दोस्तों, मेरा जुनून था, देश हित में अपने कर्तव्यों के निर्वहन का परिणाम था मेरे दोस्तों। मैं नहीं जानता था मेरे दोस्तों कि मैं 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ूंगा, और लड़ूंगा तो डीएम के राजनाथ सिंह के आदेश पर डीएम ने मेरा चुनाव नामांकन कैंसिल भी कर दिया था मेरे दोस्तों। लेकिन मैंने लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर भी मैं नहीं जानता था कि मैं अब 2019 के चुनाव में मैं रह पाऊंगा मेरे दोस्तों। लेकिन ये आपके प्यार और आशीर्वाद का नतीजा है कि रात को 11 बजे केंद्रीय चुनाव आयोग ने हस्तक्षेप करके मेरे नामांकन को वैध किया मेरे दोस्तों, और मैं 2019 का चुनाव भी लड़ा मेरे दोस्तों, और बिना प्रचार किए मात्र एक दिन के प्रचार करके छठी पोजीशन हासिल की मेरे दोस्तों। लोकसभा चुनाव में यानी सांसदीय के चुनाव में छठी पोजीशन हासिल की। और जो ये बड़ी बड़ी पार्टियां, चाहे 2017 के विधानसभा चुनाव, चाहे 2019 के लोकसभा चुनाव में लाखों रुपए पानी की तरह बहाई और हमारे नीचे रही मेरे दोस्तों। राष्ट्रीय पार्टियों को छोड़ करके मैं क्षेत्रीय पार्टियों की बात कर रहा हूँ, प्रांतीय पार्टियों की बात कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, हमारे नीचे रही। यह मेरा विश्वास था मेरे दोस्तों। ठीक इसी प्रकार मैं नहीं जानता हूँ कि जो मैं निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा की बात कर रहा हूँ, यह मैं ला पाऊंगा। यह धुरंधर राजनीतिक पार्टियां, अरबपति खरबपति, साम दाम दंड भेद अपनाने वाली राजनीतिक पार्टियां हमें अपना उद्देश्य पूरा करने देंगी या नहीं। लेकिन इतना मुझे विश्वास है अपने देश की जनता पर, अपने कर्म पर, अपने संघर्ष पर, अपने आत्मविश्वास पर कि यह अपना उद्देश्य मैं पूरा करूंगा अवश्य मेरे दोस्तों। मैं देश के हर बच्चे को 100% निःशुल्क गुणवत्तापरक शिक्षा और निःशुल्क गुणवत्तापरक चिकित्सा मुहैया अवश्य कराऊंगा मेरे दोस्तों, इतना मुझे विश्वास है। अगर आपको भी लगता है कि आपको हमारा साथ देना चाहिए तो मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे दोस्तों। आप भारतीय सर्वधर्म पार्टी के बैनर तले आकर के एक नई क्रांति का उदय करें मेरे दोस्तों, एक नई क्रांति का उदय करें जो आज की मांग है, समय की मांग है। अगर आज नहीं तो हो सकता है फिर यह मौका ना आए और यह संजय सिंह राणा का अस्तित्व मिट जाए मेरे दोस्तों। क्योंकि जितनी लंबी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, जो मैं उद्देश्य लेकर के आया हूँ, यह नाको चने चबाने जितना है, आसमान तक सीढ़ी बनाने जितना है मेरे दोस्तों, और मैं यह अकेला नहीं कर सकता हूँ। और अगर क्योंकि मैं पीछे हटने वाला तो है नहीं, सर पर कफन बांध करके आया हूँ, सर कटा तो सकता हूँ लेकिन इन अन्याय के खिलाफ सर झुकाऊंगा नहीं मेरे दोस्तों। तो इसमें हमें आप साथ अगर देंगे तो हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे, और नहीं देंगे तो हमारा अस्तित्व मिटने में ज़्यादा दिन भी नहीं है मेरे दोस्तों। यह सच्चाई है, और सच को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है मेरे दोस्तों, सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। इसी के साथ मैं आप सभी से इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।